आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 4, एकता का संबंध पुष्ट होता है, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ काल से सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराज इन कहार और दो मेहरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब ना तो उनकी कोई आवश्यकता थी और ना उनका व्यय ही संभाले संभलता था। केवल एक बुढ़िया मेहरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वो करती, रसोई सुवामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे ये गति हुई कि जब देखिए ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वो मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वो स्कूल चला जाता है त्यों ही वो चद्दर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि ये बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, ये निस्पृह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूं। आज कुछ ज्वर हुआ आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं तुम बैठ जाओ, मैं ही निकाल देती हूं। प्रताप, माता तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुवामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूं? प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वो कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी ये दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वो दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वो इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वो अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दीख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और से सकने लगा। विरजन बोली, ना बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, मां बहुत बीमार है। ये सुनते ही व्रजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिराहने जा खड़ी हुई। देखा तो वो सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हैं और लंबी सांसें ले रही हैं। उनका हाथ थाम कर विरजन झिंझोड़ने लगी। चाची कैसा जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वो ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। विरजन,
चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? सुवामा: नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं। भैया कहाँ है? विरजन: वो तो मेरे घर हैं, बहुत रो रहे हैं। सुवामा: तुम जाओ, उसके साथ खेलो। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं। अभी ये बातें हो रही थीं कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुवामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वो सांत्वना देने के बहाने से आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वो द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पहुंचकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे वरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुबामा के द्वार पर आ पहुंची। यहां इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वो सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गईं ये डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बैठा लिया और नेत्रों में आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले चले गए थे? तुम्हें रास्ता कैसे मालूम हुआ? डर नहीं लगा? हमको बतलाया भी नहीं, यूं ही चले गए? तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? ये कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुबामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषध साथ लेते आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए। परंतु जीर्ण ज्वर था, अतएव पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उनकी बहन है। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा। वो पैदल स्कूल जाता है, पैरगाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उसकी माता दोनों सुवामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो वो भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुबामा बहुत हठ करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक लगते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक न पड़ती वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे ऐसी कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन विरजरानी सुबामा के सिराहने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मस्त थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थीं और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट पड़ा। ज्यों ही वो उसके उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बतलाऊंगी। सुवामा: मेरी अच्छी विरजन, बता दो क्या सोचती थी? विरजन लजाते हुए: सोचती थी कि जाओ हंसो मत, ना बतलाऊंगी। सुवामा: अच्छा ले, ना हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन: किसी से कहोगी तो नहीं? सुवामा: नहीं, किसी से ना कहूंगी। विरजन: सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुवामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा,
बेटी, वो तो तेरा भाई है। विरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई। तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुवामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछो, देखो क्या कहता है। विरजन, नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। सुवामा, मैं तो कह दूंगी। विरजन, तुम्हें हमारी कसम उनको न कहना। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 4, एकता का संबंध पुष्ट होता है, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।